दोस्तों 28 फरवरी 2026 को इजराइल और यूएस ने मिलकर हमला किया ईरान के ऊपर और उम्मीद ये थी कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर सब कुछ तितर बितर हो जाएगा और वो जो लोग हैं जो सड़क पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो आएंगे और सब कुछ घेर लेंगे और रेजिम चेंज हो जाएगा। बाद में किसी ने पूछा, जो अब्बास अरेक्ची हैं, एंड अब्बास अरेक्ची इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, तो उनसे किसी ने पूछा कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ये हुआ क्यों नहीं। तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने पूरा एक सिस्टम बताया कि ईरान कैसे सिस्टम में चल रहा है और क्यों ईरान को इस तरीके से हराना बहुत मुश्किल है। दोस्तों आज हम उसके बारे में बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि भारत के लिए क्या लेसन है। बहुत जरूरी है कि भारत इससे सीखे। भारत वो नहीं कर सकता जो ईरान कर सकता है, ईरान वो नहीं कर सकता जो भारत कर सकता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन सीख आप ले सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो मैं बात बता रहा हूं आपको या बताने वाला हूं वो सीख के ही बारे में है। ईरान ने किस तरीके से सीखा। तो अब्बास अरेक्ची साहब बताते हैं एक फौजी अफसर के बारे में जिसका नाम है मोहम्मद अली जाफरी। और ये मोहम्मद अली जाफरी ईरान की फौज का IRGC का एक अफसर है और ये बैठ के पढ़ता है, ये नोट करता है, ये एक टीम बनाता है और जो भी हुआ है ईरान के इर्द गिर्द, ईरान के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हुई हैं, ये जो है बंदा पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, ये उससे सीख ले रहा है, वो उससे सबक ले रहा है। वो कह रहा है कि यार कैसे हुआ ये जब इराक के ऊपर हमला हुआ, इराक एंड ईरान आर नेबर्स, दोनों जंगें लड़ चुके हैं, लेकिन जब अमेरिकन आए, जब सद्दाम हुसैन को ठोका तो हुआ क्या था। पूरी सद्दाम हुसैन की पार्टी जो इतने दशकों से, बाथ पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, और इराक की फौजें जिन्होंने बिल्कुल जंग लड़ी थी और बिल्कुल इस तरीके से, वो कभी दंदनाते ईरान के अंदर घुस गए, कभी दंदनाते कुवैत के अंदर घुस गए। वो एक किस्म का आदमी था सद्दाम हुसैन, और उसकी पकड़ इराक के ऊपर ऐसी थी, बिल्कुल कांपते थे लोग। वो सद्दाम हुसैन, अचानक बमबारी होती है और सद्दाम हुसैन भाग जाता है, सारा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। फिर सद्दाम हुसैन एक गड्ढे में मिलता है, उसको निकाला जाता है, फिर उसको फांसी दी जाती है। ये पढ़ा उन्होंने जो सीरिया में हुआ था। अचानक अहमद अल शरा आता है, अचानक एक दिन बमबारी होती है, अचानक एक दिन अटैक होता है, अचानक बशार अल असद, जो कि तकरीबन 50 साल से उसका बाप और वो राज कर रहे हैं मिलके, पहले उसके बाप ने शुरू करा था फिर वो, और ठक से गायब। हवाई जहाज पकड़ के रूस भाग गया, पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स, अहमद अल शरा वहां पे नाफिज हो गया। लीबिया में क्या हुआ था, कर्नल मुअम्मर गद्दाफी, बिल्कुल लोहे जैसी मजबूत पकड़ उसकी, लोहे जैसी मजबूत पकड़, कोई पत्ता ना हिले उसकी परमिशन के बिना। अचानक एक दिन यूएस अटैक करता और ठक से पूरा सिस्टम आउट, सिविल वॉर, ये सब। ईरान सीख रहा था और मोहम्मद अली जाफरी नोट्स बना रहा था, वो पढ़ रहा था, वो सीख रहा था, वो समझ रहा था। और मोहम्मद अली जाफरी के मन में एक बात थी कि यार अगर हमारे साथ कभी ऐसा होता है, अगर जैसे सद्दाम हुसैन को मार दिया जाता है, अगर वैसे ही खमेनेई को मार दिया गया, जैसे पकड़ के आप एक बात समझिए कि अहमद अल शरा आ गया और उसने बशार अल असद को भगा दिया, या फिर जिस तरीके से कद्दाफी को मार दिया जाता है, या कुछ भी ऐसा हो जाता है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर अटैक करते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे यार। व्हाट आर वी गोइंग टू डू। कुछ होगा ना हमारे दिमाग में का प्लान। शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट सिनेरियो। और धीरे धीरे ईरान उस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करता है। और ये सिनेरियो है क्या और ये एक्टिवेट कैसे हुआ दोस्तों, इसको कहते हैं मोज़ेक डॉक्ट्रिन। अब मोज़ेक होता क्या है। मोज़ेक इज बेसिकली आप कोई कलर्ड स्टोन्स या फिर कलर्ड ग्लास को, आप छोटे छोटे ग्लासेस को आप ऐसे जोड़ देंगे तो एक मोज़ेक सा बन जाता है, एक पैटर्न सा बन जाता है, उसको कहते हैं मोज़ेक। उसी ग्लास के या स्टोन के या वुड के किसी भी मल्टी कलर्ड पैटर्न का एक आइडिया था इनके दिमाग में कि ऐसा होता है वो एक साथ लेकिन वो अलग है वो एक साथ येट दे आर डिफरेंट। तो हुआ ये कि जब 28 फरवरी को बम गिराए गए और इनको पता लग गया था कि भाई सुप्रीम लीडर हमारा खत्म हो गया और टॉप 50 लोग हैं उसके साथ खाक में हो गए। अब दोस्तों एक और बात सामने आ रही है। मुज्तबा खमेनेई, जो कि खमेनेई का बेटा, जो अभी सुप्रीम लीडर बन रखा है, अब लोग कह रहे हैं कि यार वो जो बयान दे रहा है, क्या असल में वो बयान दे रहा है? क्योंकि ईरान ने कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया कि ये जिंदा है। वो कभी लाइव टीवी पे नहीं आया, वो कोई पब्लिक में नहीं आया, वो आया ही नहीं कहीं, उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं है, उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है।
नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट हिम। अब लोग कह रहे हैं कि या तो बहुत गंभीर रूप से वो घायल हो गया है, वो डिसफिगर हो गया है, उसका चेहरा इस तरीके का नहीं है कि टीवी पे लाया जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं साहब वो मर गया है। ये भी र्यूमर्स हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ फैक्ट, आई एम सेइंग देयर आर र्यूमर्स। वो मर गया है, लेकिन एक आपको फिगर चाहिए होता है कि इसके फिगर के पीछे कौन खड़ी हो जाएगी, लोग खड़े हो जाएंगे, तो हमें ऐसा फिगर चाहिए। लिहाजा ठीक है, सुप्रीम लीडर मर गए, लेकिन मुश्तबा खमेनी को हमने खड़ा कर दिया। वो किस हालत में है भी कि नहीं है, नोबडी नोज। तो दोस्तों, ऐसे सिनेरियो के लिए ईरान प्रिपेयर कर रहा था और पिछले 30 साल से प्रिपेयर कर रहा था। इन्होंने सारी कॉन्फ्लिक्ट जो है मिडिल ईस्ट में, यानी पूरी दुनिया भर में भी, सब की सब इन्होंने स्टडी करी कि किस तरीके से अमेरिका आता है। एक खास पैटर्न है, अमेरिका आएगा, बमबारी करेगा, इतनी बमबारी करेगा, सब कुछ नस्त नाबूद हो जाएगा, वो सरकार अपने आप गिर जाएगी, लोग आएंगे, दिल टेक ओवर, फिर बाद में ये लोग डील करेंगे। मोज़ेक डॉक्ट्रिन ने क्या करा कि मोज़ेक डॉक्ट्रिन ने एक सिंपल सी चीज करी, ईरान को डिवाइड कर दिया इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं 31 पार्ट्स, 31 पार्ट्स, मीडिया 31 पार्ट्स की बात कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 28 पार्ट्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 25 पार्ट्स हैं। दैट डज नॉट मैटर कि 31 है, 25 है, 28 है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इन पार्ट्स की फिलॉसफी है। यानी कि हर एक पार्ट जो है, जो कि एक ज्योग्राफिकल पार्ट है, जो कि एक फोर्स के अंडर है, वो जो पार्ट है दोस्तों, वो इंडिपेंडेंट है। ये सबसे खतरनाक चीज है, वो इंडिपेंडेंट है। चलिए मान लेते हैं 31 पार्ट्स हैं, लेट अस गो विद 31 पार्ट्स। वो 31 पार्ट्स जो हैं सो कॉल्ड, वो इंडिपेंडेंट हैं। दे आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। किसी को नहीं पता कि लेफ्ट वाला क्या कर रहा है, राइट वाला क्या कर रहा है। अब कॉमन सेंस ये कहती है कि जब उन्हीं को नहीं पता कि बगल वाला क्या कर रहा है, तो अमेरिकन को कैसे पता लगेगा। जीत आपकी तब होती है जब आपका एक टारगेट हो और आपको पता है आप उस टारगेट से मजबूत हैं। आप उस टारगेट से मजबूत हैं। जैसे वहां पे सद्दाम हुसैन टारगेट था, मजबूत टारगेट था, ठोक दिया सद्दाम हुसैन को, कहानी खत्म हो गई। मुअम्मर गद्दाफी, ठोक दिया, कहानी खत्म हो गई। इतना प्रेशर लाए अहमद अल शरा से, बशर अल असद भाग गया, मॉस्को में बैठा है आज की तारीख में, ठोक दिया, गायब हो गया। ये पैटर्न समझ में आता है। वेनेजुएला के अंदर गए, मडूरो वहां पे बैठा है, ठोक दिया, उठा के ले आए, बाकी सबको मार दिया, मडूरो को उठा के ले आए। डेल्सी रोड्रिगेज को बोला कि तुम वाइस प्रेसिडेंट हो, कल से तुम प्रेसिडेंट, एंड ऑफ स्टोरी। ये जो पैटर्न है, ईरान में नहीं चला बिकॉज ऑफ द मोज़ेक डॉक्ट्रिन। और मोज़ेक डॉक्ट्रिन सिंपल सी ये कहती है कि यार, ये जो नॉर्थ ईरान में है, इसको ये नहीं पता कि वेस्ट ईरान में क्या चल रहा है, उसको पता ही नहीं है। उसके पास अपने ड्रोन्स हैं, उसके अपनी कनेक्टिविटी है जिसके साथ उसकी होनी चाहिए, उसके पास अपनी मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, सबका अलग अलग मामला है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, पहाड़ों के नीचे बन रखा है, और पूरे के पूरे लोग इंडिपेंडेंट। दोस्तों, एक वर्ड है अंग्रेजी में, पिरिक विक्ट्री। ये जो मोज़ेक डॉक्ट्रिन है, आप पिरिक विक्ट्री को 2 मिनट के लिए अलग रखिए। ये जो मोज़ेक डॉक्ट्रिन है, मोज़ेक डॉक्ट्रिन इज नॉट फॉर विनिंग, क्योंकि इस वॉर में ईरान जीत नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान हार जाएगा, नहीं, दोनों में फर्क है। ये वॉर का जो मोज़ेक डॉक्ट्रिन वाला वॉर है, उस वॉर का मीनिंग ये है कि अमेरिका को अगर विक्ट्री मिलती है, इफ अमेरिका विंस, इट वुड बी अ पिरिक विक्ट्री। पिरिक विक्ट्री मतलब उस किस्म की विक्ट्री कि आप, उदाहरण के लिए, आप किसी के साथ गए लड़ने के लिए, आप उसके पास तलवार, आपके पास तलवार, ठीक है, आपने उसको हरा दिया। आपने हरा तो दिया, लेकिन मरते मरते उस आदमी ने आपका एक बाजू काट दिया या आपकी टांग काट दी। आप जीत तो गए, लेकिन उस जीत का आपने इतना बड़ा दाम दिया कि आपके मन में विचार आया कि यार, इससे बेहतर तो लड़ाई नहीं लड़ता मैं। ये जो मोज़ेक डॉक्ट्रिन है, इट इज ऑल अबाउट अ पिरिक विक्ट्री। अगर विक्ट्री हो जाती है यूएस को, तो इतना कलेश हो जाए, इतना नुकसान हो जाए, इकोनॉमी इतनी बर्बाद हो जाए कि होश ठिकाने। अब ईरान मांग भी ऐसी चीजें रहा है जो दुनिया दे ही नहीं सकती, एंड दे नो कि हम जो मांग रहे हैं। देखिए, जब आप कोई चीज मांगते हैं ना, आपका एक उम्मीद होती है, आपकी 10, 20, 25% उम्मीद होती है कि यार, अगर मैं ठीक से नेगोशिएट करूं, हो सकता है मुझे मेरी चीज मिल जाए, राइट? एक बात बता रहा हूं आपको, अगर आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है और आपको 1.5 लाख पे जाना है, तो आप ऐसे पिच करते हैं 1.5 लाख मिल जाए। ईरान ने, अब मैं उदाहरण सैलरी का एग्जांपल दे रहा हूं, ईरान की सैलरी 1 लाख है वो पर मंथ, उसने बोला कि नहीं, मुझे तो 1 करोड़ चाहिए। अब यार, कोई सेंस बनता है इसका? यानी कि आपने हमारा जो नुकसान करा है, आप उसके रेपरेशंस देंगे। ये दुनिया भर से कह रहा है कि तुमने जो नुकसान करा है, तुम उसका पैसा दो। आपको ऐसा लगता होने वाला है? मिडिल ईस्ट के स्टेट्स को बोल रहे हैं कि जितने भी तुम स्टेट्स हैं, जितने भी लोग हो, जितने भी हो, सबके सब अमेरिकन को लात मार के बाद, ऐसा हो सकता है? यू टेल मी।
न्यूक्लियर अगर हम अपना वेपन्स बनाना चाहें वो हमारा इंटरनल मैटर है, हो सकता है ऐसा? दुनिया कभी अलाउ नहीं करेगी दोस्तों, दुनिया कभी भी अलाउ नहीं करेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मोज़ेक डॉक्ट्रिन ना, दिस हैज बिकम लाइक, आप इसको ऐसा समझो जैसे कि एआई में अपनी लाइफ आ गई है। एक आप साइंस फिक्शन सिनेरियो इमेजिन करते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वेयर इट हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। अब ये किसी की सुन नहीं रहा, यही तो हम लोग इमेजिन करते हैं साइंस फिक्शन मूवीज में कि वो एआई का सॉफ्टवेयर है, वो टर्मिनेटर में बताता है स्काईनेट है, इट हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, इट डज नॉट लिसन टू इंस्ट्रक्शंस। उसने न्यूक्लियर वॉर इनिशिएट कर दिया। अब यहां पे न्यूक्लियर वॉर को आप कोने में रखिए, वो तो बहुत एक एक्सट्रीम सिनेरियो है, लेकिन यहां पे भी लड़ाई है, ये कम एक्सट्रीम नहीं है। यहां पे दोस्तों क्योंकि लड़ाई चल रही है, लिहाजा एक ऐसा मैकेनिज्म इन प्लेस आ गया है जिसको नहीं पता। अब मानते हैं कि 31 नोड्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, तो आपको 31 लोगों का सरेंडर लेना पड़ेगा भाई। इसमें कोई एक नहीं है जो हथियार डाल दे। मैं सरेंडर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ट्रंप ने बोला है अनकंडीशनल सरेंडर। ओ भाई, अनकंडीशनल सरेंडर, वो तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, खुद आपस में बात नहीं कर रहे, खुद आपस में बात नहीं कर रहे। अब आप इस चीज को, जब बिल्कुल इंडिपेंडेंट नोड्स हैं, मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन के तहत काम कर रहे हैं, अब आप देखिए कि डॉक्टर जयशंकर का काम कितना मुश्किल है। क्योंकि पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 7-8 होंगे, मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूं, मैप देख के मैं अपने दिमाग से आइडिया लगा रहा हूं कि ऊपर से लेकर नीचे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कितने इंडिपेंडेंट ऐसे नोड्स होंगे जो कि फायर कर रहे होंगे, और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर जो हैं आरएचई साहब से बात कर रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि जहाज हैं, भारत के जहाज हैं, उनको आने दिया जाए, उनको टच ना किया जाए। यह कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। सोचिएगा, अभी जहाज आ रहे हैं, 2-3 आ चुके हैं मुंबई, और अब धीरे धीरे और जहाज आएंगे। आपके जो गैस वाले हैं, जो गैस की कमी हो रही है अभी भारत में, जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि नहीं साहब गैस की कमी हो सकती है, वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इंडिया सब मैनेज कर रहा है। ये एक मोज़ेक डॉक्ट्रिन को आप देखिएगा कि कैसा इन्होंने बनाया है पूरा का पूरा मामला। और एंड में जो मैं कह रहा था ना भारत के लिए, बिल्कुल आपको वो इंप्लीमेंट नहीं करना है। जैसा मैंने बोला कि भारत का मामला अलग है, कैपेबिलिटीज अलग है, ईरान की अलग है। जो ईरान कर सकता है शायद भारत ना कर पाए, जो भारत कर सकता है शायद ईरान ना कर पाए, वो सब समझता हूं मैं। आई एम नॉट कंपेयरिंग, ऑल आई एम सेइंग इज दैट अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना बड़ा एक, जिसको कहते हैं दलदल बन सकता है, तो क्या द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का दलदल नहीं बन सकता है? सोचिएगा इसके बारे में। इज इट पॉसिबल? कैन द लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बी यूज्ड टू डिवाइस अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, नॉट द सेम स्ट्रैटेजी, बट अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का अगेंस्ट द चाइनीज? इज इट पॉसिबल? लेट्स थिंक अबाउट इट।